मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ ये डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम किसी भी बिजनेस का जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बहुत जरूरी होता है। आप अगर कोई बड़ी कंपनी लें जो आजकल पब्लिक कंपनीज हैं, जो शेयर्स इशू करती हैं, उसके उसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आप किसी की एनुअल रिपोर्ट उठाएं तो उसके अंदर सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बड़ा जरूरी है कि प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें, और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम अपनी सेल वैल्यू से माइनस करते हैं तो हमें बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होता है, और फिर हम उसमें से दूसरे खर्चे घटाते हैं तो चीज आती है। अभी एक चीज और मैंने आपको अपनी क्लासेस में आपको पहले ये बताया हुआ है कि हम जब प्रॉफिट लॉस निकालते होते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें दो स्टेटमेंट रखते हैं। एक है दो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं वो दो तरह के हम बनाते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम, मैंने इसमें भी बताया कि आप चाहे इनकम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, दोनों अकाउंट्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि एक साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और एक साइड हम रेवेन्यूज लिखते हैं। एक साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और एक साइड हम रेवेन्यूज लिखते हैं। और रेवेन्यूज कुछ हम यहां लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, रेवेन्यूज हम यहां लिखते हैं, और कुछ रेवेन्यूज हम यहां लिखते हैं। ठीक है, कुछ रेवेन्यूज हम यहाँ लिखते हैं, कुछ रेवेन्यूज हम यहाँ लिखते हैं। फिर हम कुछ एक्सपेंसेस को इधर लिखते हैं और कुछ एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, कुछ एक्सपेंसेस को हम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, और मैंने ये चीज कही थी आपसे कि अगर रेवेन्यूज ज्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट आता है। यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अगर रेवेन्यूज ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो होता है। एक ही एक्सपेंस को दोनों जगह नहीं लिखा जाता, आपको ये ध्यान रखना। मतलब अगर मैंने यहाँ जो एक्सपेंस लिखे हैं, यहाँ वाले एक्सपेंस अलग हैं, यहाँ वाले एक्सपेंस अलग हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अलग हैं, प्रॉफिट लॉस के अलग, यहाँ की रेवेन्यूज अलग है और इधर की रेवेन्यूज अलग है। यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आता है, अगर रेवेन्यूज ज्यादा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने यहाँ लिखा है, ये यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ भी जुड़ जाता है, यहाँ भी ऐड जाता है। फिर इस रेवेन्यू के साथ ये ग्रॉस प्रॉफिट भी हम ऐड करते हैं, और फिर अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ईयरली रेवेन्यू हमारी एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। बट रेवेन्यूज कौन से हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, अलग अलग है। एक्सपेंसेस कौन से दिखाएंगे, कौन से पीएनएल में दिखाएंगे, अलग अलग। यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेस आते हैं इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वहां डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये आपको डिफरेंस को समझना है। आज हम पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि किन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं और किन एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। किन को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं और किन को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ये आज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो कुछ मैंने बताया, इसके अंदर आपको किसी को कोई चीज पूछनी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो रेवेन्यूज भी होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? रेवेन्यूज भी होते हैं। एक मेन रेवेन्यू होता है जो हमारा मेन जिस चीज का बिजनेस है वो, अब जब आपने पूछा ये तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। छोटा सा पॉइंट है, रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपेंस में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। रेवेन्यूज क्या होते हैं? रेवेन्यूज दो तरह के होते हैं। एक जिस चीज का हमारा मेन बिजनेस है उससे होने वाली रेवेन्यू, और एक दूसरी रेवेन्यूज। जैसे कि मान लीजिए मेरी कपड़े की दुकान है, उस कपड़े को मैं कपड़ा बेचता हूँ, तो कपड़ा बेच के जो सेल्स, जिसको हम सेल्स कहते हैं,
वो हमारी कोर रेवेन्यू, वो मेन रेवेन्यू, वो हमारा रेवेन्यू का मेन सोर्स है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही उसी चीज का है। तो वो जो मेन सोर्स है जो हमारी रेवेन्यू का, जिसको हम सेल्स कहते हैं, उसको हम दिखाते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट। और जो दूसरी रेवेन्यूज के आइटम, जैसे कमीशन मिल गया, कहीं किराया मिल गया, कहीं डिविडेंड मिल गया, कहीं इंटरेस्ट मिल गया, कहीं रेंट मिल गया, ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो जो मेन जिस चीज का हमारा बिजनेस है और उससे जो रेवेन्यू होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और बाकी सारी दूसरी रेवेन्यूज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो अपने को समझ में आ जाता है, उसमें बच्चों को दिक्कत नहीं आती। जो सेल्स की फिगर है वो ट्रेडिंग में लिख दो, बाकी रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें आइटम्स हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। एक्सपेंस में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक्सपेंस को भी ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। यस सर। मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये है मेरा जिसको मैं कहता हूं आपका फर्स्ट शीट है। इसके अंदर मैंने एक्सपेंसेस को डिफरेंशिएट किया हुआ है। यहाँ गलत लिख दिया, ये ऊपर इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए था। सर ये डायरेक्ट, हाँ फिर गलत लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट आना चाहिए था। दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान ही नहीं गया इस पे। तो ये है, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेजेस से जुड़े होते हैं, हमारे गुड्स खरीदने से जुड़े होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं, या हम कुछ सर्विसेज देते हैं उससे जुड़े होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को वर्किंग कंडीशन में बेचने की स्थिति में लाने, मतलब हमने कहीं गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, उसको सेल की कंडीशन तक लाने के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बाद चालू होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक ठेले वाले का, जो मंडी से जाके सब्जी लाके बेचता है, तो मंडी से उसके घर तक या उसके ठेले तक, जहां उसने ठेला रखा हुआ है, उसकी दुकान तक लाने के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट। दुकान में आने के बाद दुकान के खर्चे, दुकान चलाने के खर्चे, दुकान में बेचने के खर्चे, वो सारे इनडायरेक्ट हो जाएंगे। गुड्स को बेचने की कंडीशन तक लाने के खर्चे डायरेक्ट हैं, बाकी सारे खर्चे इनडायरेक्ट। एक बार गुड्स बेचने की कंडीशन में आ गया, उसके बाद बेचने के जो खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सारे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या था? पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, इसलिए कहा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के बाद के। ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऑफिस के खर्चे होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, तामझाम जो आपने रखे हुए ऑफिसर्स वगैरह रखे, चलाने के खर्चे होते हैं। ये सेलिंग के खर्चे होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं, माल बेचने के खर्चे, माल को कस्टमर तक पहुंचाने के खर्चे, गोडाउन के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे, वेयर हाउस के खर्चे, डिलीवरी वैन के खर्चे, सेल्समैन के खर्चे, ऑफिस की लाइटिंग के खर्चे, ऑफिस के रेंट का खर्चा, ये सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। इनकी एक मैंने पूरी लिस्ट आपको देने की कोशिश की जहां तक वो पॉसिबल हो। ये जो लिस्ट है ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, अब देखिए यहाँ पे नाम से ही लग रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, नाम से ही लग रहा है कि ये डायरेक्ट है, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो खरीदने में लगा होगा, ये भी नाम से लग रहा है डायरेक्ट है। क्लियरिंग चार्जेस, जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसको पोर्ट से छुड़ाकर अपने गोडाउन तक लाने के खर्चे क्लियरिंग चार्जेस है, वो भी डायरेक्ट है। पावर, ऑफिस में तो लगता नहीं, पावर हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी होती है, फैक्ट्रीज में लगती है, ये भी डायरेक्ट है। और फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ये डायरेक्ट है, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। अब आप बाकी खर्चों के ऊपर कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे मैं दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। अब मैं आपको इसको कैसे समझाऊं? बच्चों ने कहा, एक बार पूछा, सर ये कैसे आप कह सकते हैं फ्रेट डायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट भी तो हो सकता है। भाड़ा, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा हम खरीदने में भी खर्च करते हैं, बेचने में खर्च कर सकते हैं। मैंने बॉम्बे से माल मंगवाया तो उसको भाड़ा दिया। मैंने एक दूसरे जगह की पार्टी, मैंने ग्वालियर की पार्टी को माल बेचा तो मैंने भाड़ा दिया। तो वो अलग बात है कि बेचने में जो भाड़ा दूंगा मैं दाम बढ़ा के बेचूंगा उसको। अगर 100 रुपए की चीजें मैं हो सकता है 105 में दूं, कुछ दूं, तो दाम बढ़ा के बेचूंगा, तो वो भाड़ा दोनों जगह लग सकता है। ये अपनी जगह पे चीजें। तो कहने का एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, मैं तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो चीजें हैं हमारे, ये जो मैंने मार्क की है तो क्लियरली दिख रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक बार बच्चों ने पूछा, सर ये फ्रेट डायरेक्ट भी हो सकता है? डायरेक्ट, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो आप इसको ऐसे मानिए
कि मान लीजिए सबको एक अकाउंटेंट्स ने डिस्कस किया, एक मीटिंग की, है ना, एक राजवाड़ा में, इंदौर में इकट्ठे हो गए, भाई अब क्या करना चाहिए। अब क्वेश्चन में सिर्फ फ्रेट दे रखा है। अब सिर्फ फ्रेट दे रखा है तो ये तो दिया ही नहीं कि फ्रेट है क्या उनसे, मतलब ये खरीदने पे कि सेल पे नहीं दिया हुआ। कार्टेज के साथ भी यही बात है, कैरेज के साथ भी यही बात है। इनके साथ दिया नहीं है कि ये परचेज के ऊपर है कि सेल में। तो बाय डिफॉल्ट अकाउंटेंट्स ने एग्री किया कि अगर ये कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इनको हम परचेजेस पर एज्यूम करेंगे। परचेजेस पे हम ये मानेंगे कि परचेजेस पे हो रहा है, खरीदने पे हो रहा है। फ्रेट, कार्टेज, कैरेज ये जो है ये परचेज के ऊपर हो रहा है, जबकि सेल्स पे भी हो सकते हैं। अगर इनको सेल्स पर लेना है तो फ्रेट के साथ आपको फ्रेट आउट या फ्रेट आउटवर्ड लगाना पड़ेगा, या आपको बोलना पड़ेगा फ्रेट ऑन सेल्स। मैं यहाँ पे ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि इन तीनों एक्सपेंसेस के साथ में इन केस अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो डायरेक्ट लेते हैं, और अगर ये सेल्स के साथ में है तो इनके साथ आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि फ्रेट आउट है या फ्रेट ऑन सेल्स है या फ्रेट आउटवर्ड है। अगर फ्रेट के साथ कुछ भी नहीं दे रखा है, कार्टेज के साथ कुछ भी नहीं है, कैरेज के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम इनको फ्रेट इन, कैरेज इन, कार्टेज इन मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर फ्रेट के साथ या कार्टेज के साथ इन नहीं लिखा है तो आउट लिखा है तो आउट मान लेंगे, और कुछ नहीं दिया है तो इसको डायरेक्ट मानते हैं। तो फिर मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जस्ट फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, तो ये दीज आर ऑल टेकन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको सबको हम डायरेक्ट मानते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हम डायरेक्ट मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसको इनडायरेक्ट लेना है देन वी हैव टू टेक इट एज फ्रेट आउट, कैरेज आउट, कार्टेज आउट, ऐसे, या कार्टेज आउट या आउटवर्ड ऐसा, या कार्टेज ऑन सेल्स, फ्रेट ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स, ये इसमें चीजें ध्यान है। अब आगे चलते हैं। ये तो वो चीज होंगी। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है कि जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी तो मैं बता दूं, कस्टम ड्यूटी को हम इंपोर्ट ड्यूटी ही की तरह ट्रीट करते हैं जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो। डॉक चार्जेस पोर्ट पे लगते हैं जब हम कोई चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में लगते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट मानते हैं जब तक नहीं दिया हो। वेजेस, वेजेस मजदूरी, वेजेस बाय डिफॉल्ट हम डायरेक्ट मानते हैं, वेजेस को हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट मानते हैं, वेजेस आर बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट। लेकिन हाँ, अगर सैलरी दे रखी है, सैलरी, तो सैलरी हमारी इनडायरेक्ट हो जाती है, सैलरी इनडायरेक्ट हो जाएगी। वेजेस डायरेक्ट हो जाएंगे, सैलरी इनडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और होती है कि भाई अगर दोनों एक साथ दिया हो तो क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम वेजेस को डायरेक्ट मानते हैं और सैलरीज को इनडायरेक्ट मानते हैं। लेकिन अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिया है, वेजेस एंड सैलरीज, तो चूंकि इसके अंदर वेजेस पहले दे रखा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है तो उसको हम इनडायरेक्ट मान लेते हैं। दोनों अगर साथ में दिया है तो जो चीज पहले आ रही है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि डिसीजन तो लेना है, कहीं ना कहीं तो दिखाना है। तो क्या करें, तो ये देखा जाता है पहले क्या आ रहा है। पहले सैलरीज आ रही है तो उसको इनडायरेक्ट मान लेते हैं, पहले वेजेस आ रहा है तो उसको डायरेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक ये चीज हो इसके अंदर। नेक्स्ट इज पावर। अच्छा, दूसरा हमें दे रखा है कोल, फ्यूल एंड गैस। ये सब तो ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में लगती हैं। रॉयल्टी प्रोडक्शन में लगती है, ऑक्ट्रॉय प्रोडक्शन में लगता है। ये डायरेक्ट माना जाता है, प्रोडक्शन में लगता है, मतलब रॉयल्टी और ऑक्ट्रॉय को डायरेक्ट माना जाता है। तो ये मैंने कोशिश की है कि इसके सर अंदर ऑक्ट्रॉय क्या होते हैं? टोल टैक्स, जिसको हम चुंगी कहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में जो लगता है। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, कोशिश मैंने ये की कि मैं इसमें सारे के सारे जो आपके बुक्स वगैरह में ऐसे एग्जाम हैं वो सारे टर्म्स डालूं, कुछ छूट गया तो बात अलग है। बट अदरवाइज व्हाइल मेकिंग दिस लिस्ट आई केप्ट इन माइंड कि मैं कवर कर लूं सारे जो आपको नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, जिससे कि आप इस शीट को अगर देखें तो आपको समझ में आ जाए कौन सा कहाँ देना है।
ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है, ये सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जैसे नाम से ही लग रहा है, ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी। फ्रेट आउट, कैरेज आउट, ये सब इनडायरेक्ट। जैसे ये इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट हो जाएगी। सेल्समैन की सैलरी, सैलरी सिर्फ सैलरी दी है तो भी, ऑफिस की सैलरी, रेंट, रेंट जब तक कुछ नहीं, अच्छा जैसे रेंट है, रेंट फैक्ट्री रेंट भी हो सकता है, ऑफिस रेंट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ रेंट दिया तो इनडायरेक्ट मानते हैं। फैक्ट्री रेंट है तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए फैक्ट्री, ठीक है। सर इसमें इनवर्ट और आउटवर्ड लेते हैं ना रेंट में भी? नहीं, रेंट में नहीं, इनवर्ट आउटवर्ड। रेंट रिसीव्ड या रेंट पेड होता है तो वो रेवेन्यू हो जाती है, एक्सपेंस हो जाता है। और रेंट, ऑफिस रेंट दिए नहीं, रेंट है, रेंट सिर्फ दिया तो ऑफिस का मानते हैं, और अगर फैक्ट्री रेंट है तो फैक्ट्री में जाएगा। जैसे क्लियरिंग चार्जेस, मतलब इंपोर्ट पे दिया, और यहाँ पे फॉरवर्डिंग चार्जेस आ गया, मतलब एक्सपोर्ट पे दिया, तो फॉरवर्डिंग चार्जेस इनडायरेक्ट है, क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट मानते हैं जब तक तो कुछ और नहीं दिया हो, क्योंकि पावर, पावर हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी, पावर डायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है तो फैक्ट्री लाइटिंग वगैरह दिया जाना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट मानिए, तो क्वेश्चन बताए कि इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की, ये ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। रेंट दो बार आ गया इसके अंदर। डेप्रिसिएशन है, लीगल चार्जेस है, इंश्योरेंस है, पोस्टेज है, टेलीफोन है, ट्रेवलिंग है, ये सब के सब हमारे इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है। देन यू हैव दीज थिंग्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, जनरल, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, पैकिंग, डिलीवरी। स्टेबल, स्टेबल माने जो लोग घोड़ा वोड़ा रखते हैं, घोड़े को रखने के लिए जो उन्होंने अस्तबल बना रखा है जिसके अंदर घोड़े वगैरह बांध के रखते हैं, वो स्टेबल एक्सपेंस है। रिपेयर्स, इंटरेस्ट, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ सर जैसे स्टेबल एक्सपेंस है, तो अगर उनका घोड़ों से रिलेटेड ही है तो फिर उसको तो वो मानना चाहिए ना डायरेक्ट, क्योंकि उसी से उनका प्रोडक्शन अरे हो रहा है। वो नहीं, अब वो क्वेश्चन बोले ना कि डायरेक्ट है। अब मैंने बताया ना, जैसे कुछ चीजों में क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता होगा, ये 100% रूल नहीं है। हम किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम एक जनरल बेसिस पे काम कर रहे हैं। हाँ, और ये उन्होंने, अब आप जो कह रहे हो कि अगर उनका कुछ बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर उनका काम ही घोड़ों से, घोड़ों उसको इसलिए भी तो हो सकता है कि हम वो गाड़ी, बैलगाड़ी या कुछ ऐसी गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे जहाँ पे सामान ले जाते होंगे कस्टमर को देने के लिए। तो मैं ये ऐसा एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी भी हम कुछ चीजें ऐसी यूज करते हैं जो हमने, ये सारा जो कॉपी है ना आज आप पढ़ रहे हो, जिसको आप डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, हमने ब्रिटिशर से कॉपी किया हुआ है, हमने वहां से चोरी किया हुआ है। हमारा कुछ इसमें ओरिजिनल नहीं है। हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम था वो अलग था, बही खाते वाला, वो हमारा काम था। ये तो हमने सारा चोरी करके रखा उनसे। तो कुछ ऐसी चीजें जो वहां पे जो मानते हैं वही माने हैं, और अभी भी चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है। कुछ चीजें चेंज हुई हैं लेकिन अभी भी चली, आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम इंडिया में फॉलो करते हैं, सब वहीं से लिए हैं। वी हैव नॉट मेड एनीथिंग ओरिजिनल अदर देन दैट। बार्टली बॉय करके एक बहुत फेमस ऑथर थे, उनकी किताबें देख देख के हमारे अकाउंटेंट्स ने, जो हमारी किताबें हैं, उन्होंने किताबें लिखना सीखा है। तो हमारे यहाँ लोगों को अकाउंट्स की किताब लिखना नहीं आती थी, है ना, वो सीख के लिखी है किताबें, तो वो आप छोड़ दे उन चीजों को। कई चीजें अभी भी वैसे चली आ रही है, तो चूंकि वो ब्रिटिश में ऐसा है तो हमने वैसा ले लिया। तो वही चीजें हैं। तो मतलब पॉइंट आई एम एग्रीइंग विथ यू, अब इसमें है, बट वह तो क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट दिया, नहीं दिया है तो हम एक जनरल मान के उस चीजों को जो ट्रीट करते हैं, मैंने वो सिचुएशन बताई, ठीक है। अब जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस फैक्ट्री में भी होता है, ठीक है। तो हमने तो नहीं रखा क्वेश्चन में, तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं बताया, कुछ हिंट नहीं दे रखी, तो हम उसको इनडायरेक्ट मान लेते। तो ऐसा कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है जो चली आ रही है, यस। ठीक है। अब ये एक शीट है, ये जो शीट मैं आपको दूंगा इसके अंदर आपको नेचर लिखना है, ए लिखिए या बी लिखिए। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जिससे कि आपकी वो सारी चीजें क्लियर हो जाए, पॉइंट्स को ये दिमाग में आपके बैठ जाए, क्या डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। यहाँ मैंने टोल टैक्स दिया, टोल टैक्स इज ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय भी बोलते हैं, टोल टैक्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप प्रैक्टिस के लिए। सर टोल टैक्स डायरेक्ट कैसे होता है? बेटा ये अज्यूम, भाई मैंने कहा ना अजम्पशंस हैं, कुछ हमने मान के चीजें कर रखी हैं कि हम इसको टोल टैक्स को डायरेक्ट मान के हिसाब करेंगे।
टोल टैक्स उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बस ऐसे हमने ये मान क्या लिया। रीजन भाई, यही मान सकते हो कि भाई देखिए, ये टोल टैक्स कब लगता है, जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजते हैं। आजकल तो टोल टैक्स खत्म हो गया इंडिया में, आजकल तो जीएसटी आ गया, जीएसटी ने टोल टैक्स भी खत्म कर दिया, एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दी, सिर्फ यू हैव जीएसटी नाउ। बट द पॉइंट इज कि अगर है भी क्वेश्चन में, मान लीजिए दे भी दिया टोल टैक्स को, तो अब टोल टैक्स हम बेचने में भी, नॉर्मली ये माना जाता है कि आप खरीदने वाला टोल टैक्स देता है, ऐसा माना जाता है। तो खरीदने वाले, अगर हमने कोई चीज खरीदी है, हमने कोई चीज महाराष्ट्र से खरीदी, महाराष्ट्र से एमपी में आने में बॉर्डर पे टोल टैक्स वगैरह लगा है, तो हमने खरीदी तो हमने दिया होगा। हम जब बेचते हैं तो जो हमसे खरीद कर ले जा रहा है वो देगा। तो ऐसा मानकर इसको डायरेक्ट माना गया, ऐसा Okay, मानकर sir. इसको डायरेक्ट माना सर रॉयल्टी मतलब? गया। हाँ, रॉयल्टी का मतलब ये होता है बेटा कि जब हमारी कोई माइंस होती है ना, माइन होती है जिसके अंदर मिनरल्स निकालते हैं, तो जब हमने माइन रिलीज पर ली है, उसमें मिनरल जब निकालते हैं, गवर्नमेंट भी माइंस देती है, हम प्राइवेट प्लेयर से भी माइंस ले सकते हैं। तो जब माइंस होती है, उसमें जब मिनरल जितना हम निकालते हैं, जिससे खनिज निकालते हैं, उसके पर हमें उसको चार्जेस देने होते हैं, वो चार्जेस रॉयल्टी कहलाती है। हम किसी का, जैसे इवन बुक्स में होता है ना, बुक्स में भी रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट होता है, तो अगर हम उसका राइट यूज करें तो हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो किसी का ब्रांड की रॉयल्टी हो सकती है, किसी की माइंस की, नेचुरल रिसोर्सेज की रॉयल्टी हो सकती है। तो हम किसी की कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको जो पेमेंट करना पड़ता है, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी से कनेक्शन डायरेक्ट इसलिए भी है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं, ले रहे हैं, तो हम उससे खरीद रहे हैं, हम चीजें ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ही हो गया। हम उसमें से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट हो गया। तो ये रॉयल्टी हम उस पेमेंट में लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, किसी के साधन यूज कर रहे हैं, देन वी पे दैट रॉयल्टी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो नो सर। अब जैसे यहाँ पे एक चीज दे रखी है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अनप्रोडक्टिव माने जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस के, फैक्ट्री के, इनके एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी इनडायरेक्ट। अगर फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट होगा तब तो वो नहीं, डायरेक्ट। तो बताना पड़ेगा, क्वेश्चन है कि फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट है। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट से मतलब है ऑफिस, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है दुकान से, शॉप से। अब जैसे यहाँ पे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है और यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव माने प्रोडक्शन से रिलेटेड, अनप्रोडक्टिव माने प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो अनप्रोडक्टिव है तो वो इनडायरेक्ट माने जाएंगे। फिर एक मैंने दिया है इंसिडेंटल एक्सपेंस। इंसिडेंटल माने जो एक्सपेंसेस हो गए, मतलब प्लान नहीं थे, अब हो गए, अचानक से होने वाले खर्च, तो ये भी हम इनडायरेक्ट ही मानते हैं। इनडायरेक्ट ही मानते हैं। अब जैसे ये है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारे के सारे हमारे इंटरेस्ट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये सर आपने बैंक चार्जेस 2 बार दिए। हाँ हो सकता है यार, वो बनाने में लग गया होगा। तो यहाँ सर ये इनडायरेक्ट होगा ना? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट होता है। मोटिव, पावर, फ्यूल, गैस फ्यूल, ये मोटिव हैवी, ये जो है हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर दिया, माय गॉड आज बड़े पुराने बच्चों के फोन आ रहे हैं। सर हाँ, सर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स हमने डायरेक्ट लिया, इंटरेस्ट टू नहीं नहीं क्रेडिटर्स नहीं, दोनों इनडायरेक्ट। दोनों 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 ही इनडायरेक्ट है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट को हमेशा इनडायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी? नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैं आगे आ रहा हूँ और इसके अंदर आपको बता रहा हूँ कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको 2-3 चीजें, एक चीज बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट हमको कैसे बनाना होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक चीज प्रॉफिट हमें निकालना होता है, तो हमें एक चीज निकालते हैं जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम परचेजेस ऐड करते हैं।
अगर परचेज इसमें नेट वो परचेज रिटर्न्स है तो परचेज रिटर्न्स हम माइनस करेंगे। परचेज रिटर्न्स परचेजेस में से माइनस कर देंगे, वो तो पक्की बात है, तो तभी परचेज है। फिर हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर हम इसमें से घटाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तब हमारा जाके वो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर मैंने आपसे ये चीज कही थी, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कंपेयर करते हैं सेल्स के साथ। हम कंपेयर करते हैं सेल्स के साथ। सेल्स के साथ मतलब सेल्स रिटर्न्स के बाद। तो नेट सेल्स होता है, तो हम सीओजीएस को कंपेयर करते हैं नेट सेल्स के साथ। तो अगर सीओजीएस ज्यादा है तो लॉस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने कम कॉस्ट की गुड्स ज्यादा बेची तो प्रॉफिट है, और हमने एक पर्टिकुलर कॉस्ट की गुड्स हमने उसको कम में बेचा तो हमारे लिए लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स के साथ बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सो एंड सो किसका बनाना है वहां लिख देंगे, किस साल का बनना है वहां लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग किस साल का है, ये हेडिंग आएगा। Then you have trading account and this is the format here. यहाँ पे छोटे सी पॉइंट है, अब ध्यान दें सबके सब। यहाँ पे पर्टिकुलर्स Yes, I wanted to ask a few basic features which we do not want to see again, like because ये आ गया हमारी ट्रेडिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल्स, बाय सेल्स भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ सेल्स, यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं, और यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने वाला हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है हमारी, यहाँ तक क्लियर है आपको, सेल्स और ये हमारा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे आ गया परचेज। तो इसमें तो होता है ना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, अकाउंट है, इट इज एन अकाउंट, तो वी हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। वी हैव, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आता है, और इसके अंदर हम माइनस करते हैं बाद में क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा सीओजीएस आ जाता है। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर ये मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके अकाउंट तो होता नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट होता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हियर, बिकॉज उसका अकाउंट नहीं है, आई कैन राइट दीज आइटम्स सेपरेटली, इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, और जो क्लोजिंग स्टॉक को मैं इधर माइनस करता हूँ अकाउंट के अंदर, और अगर मैं इसको यहाँ माइनस करके क्रेडिट साइड में लिख दूं तो अफेक्ट उसका सेम होगा। अकाउंट में अफेक्ट तो सेम है, डेबिट साइड में कोई चीज माइनस कर रहा हूं तो माइनस करके मैं क्रेडिट साइड में लिख दूं तो बैलेंस तो उतना ही आएगा, अमाउंट तो सेम आएगा मेरा। तो हम जब ये बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर व्हाट वी डू इज, आवर फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट इज वेरी वेरी सिंपल। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग स्टॉक। लेकिन मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, सीओजीएस वगैरह ऐसा कोई बताएगा नहीं, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको ये एज अ गुड स्टूडेंट यू शुड नो
कि ट्रेडिंग अकाउंट इज डूइंग नथिंग बट कंपेयरिंग सेल्स विद COGS, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अंदर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे लेस कर सकता हूँ, लेस रिटर्न्स। कौन से रिटर्न्स? परचेज रिटर्न्स। परचेज के साथ तो परचेज रिटर्न से माइनस होगा। एंड देन आई विल राइट हियर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, and on credit side I will write here sales and I can do here less returns, मतलब sales returns। ये कहाँ लेस करना होता है? ये अंदर लेस करते हैं, बाहर नहीं लेस करते। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो बाहर लिखेंगे, परचेजेस हम यहाँ लिखेंगे, इसके अंदर से रिटर्न जो हम करेंगे वो यहाँ करेंगे। और रिटर्न्स माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आएगी इसको हम नेट परचेजेस बोलते हैं। नेट परचेज हम बाहर लिख देंगे, फिर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दूंगा, फिर यहाँ पे मेरे पास सेल्स है, इस सेल्स में से मैं सेल्स रिटर्न्स माइनस कर दूंगा, एंड देन दिस इज द माय सेल्स। और मैंने जैसे कहा कि क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड डेबिट साइड घटाने की बजाय मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक आ गया एंड द क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिटन हियर, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब नाउ आई विल ऐड ऑल दीज थिंग्स, मैं तीनों को ऐड करूंगा, मैं इनको ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक पर नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, मैं ऐड करूंगा नेट सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स हटा दिया तो मैं एंड क्लोजिंग स्टॉक। और अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इफ दिस क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, ये ज्यादा अमाउंट है, तो आई विल राइट इट हियर टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ लिख के यहाँ पे आई विल राइट, ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं लिख दूंगा एंड दिस विल मेक इट इक्वल। तो ये मेरा जब मैं डिफरेंस, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसी को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैलेंस क्रेडिट डाउन, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखने की बजाय मैं इसको बैलेंस को, या जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है इसी बैलेंस को मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलता हूँ, इसी बैलेंस को मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलता हूँ। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो इसका तो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस तो हम किसी भी अकाउंट का क्रेडिट से लिखते हैं, बाय बैलेंस क्रेडिट, बाय बैलेंस। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट, हम इसी डेबिट बैलेंस को बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो मैं अगर ग्रॉस ये डेबिट बैलेंस होगा तो मैं इसको बाय ग्रॉस लॉस बोलूंगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो ग्रॉस लॉस कहलाता है और क्रेडिट बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो वी डोंट राइट दीज टर्म्स, हम ये ग्रॉस बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं लिखते हैं, हम इंस्टेड ऑफ वी राइट ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट आगे हमारा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के, ये ट्रांसफर होके प्रॉफिट, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है, बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट। नॉर्मली लोग इसके नीचे ही बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, इसके नीचे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग मेरी चेंज हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, नीचे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। तो ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस में इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब इधर हो जाएगा तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कैसे करूंगा, आई विल राइट इट हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिख दूंगा। और इसके नीचे जो रेवेन्यूज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने हैं वो मैं रेवेन्यूज प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ लिख दूंगा, और जो मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ लिख दूंगा डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या कहलाता है, नेट लॉस कहलाता है। तो हम ये करेंगे धीरे, बहुत सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत भारी दिख रहा होगा अभी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाए, इसी ढंग से अगर ये ग्रॉस लॉस है हमारा,
तो ग्रॉस लॉस है तो वही क्रेडिट साइड से डेबिट साइड शिफ्ट हो जाए तो हम ग्रॉस लॉस लिखेंगे। तो हम इस ढंग से चीजों को लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो अभी अभी तो मैंने आपको इस शीट के अंदर पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस दिए, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो मैंने आपको कनेक्शन बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का, जिससे कि आपको पूरी इमेज आपके दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। तो जब हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है इधर, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी, सेल्स दे रखी, वेजेस डायरेक्ट है, कैरेज है ऑन। अब ये कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ है, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कैरेज ऑन सेल्स का काम ही नहीं, कैरेज ऑन सेल्स तो पीनल अकाउंट में जाता है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इट इज जस्ट गिवन टू यू, गिवन हियर टू कंफ्यूज यू, इट हैज नथिंग टू डू विथ हियर, इसका आपको कोई यूज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे, फैक्ट्री रेंट आएगा, परचेज रिटर्न्स परचेज में से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न से माइनस होगा, सेल से, कस्टम ड्यूटी भी आएगी, गैस पावर फ्यूल भी आएगा, डॉक चार्जेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब ये तो इनडायरेक्ट होता है, इसको भी छोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा। तो ये दो आइटम्स को छोड़कर आप इसको बनाएंगे। तो अभी अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूं, ओके, सॉल्यूशन मैंने कुछ और ही ले लिया फिर। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा तो देता हूँ एटलीस्ट एज फार एज, मैंने चेंज कर दी शीट, मैंने सॉल्यूशन मैंने अलग बना दिया। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू हियर, जिसकी जरूरत नहीं आपको करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको छोड़ दीजिए, प्रॉफिट लॉस। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्वेश्चन अलग है ना, यहाँ पे इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ, ट्रेड एक्सपेंसेस, देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस में बच्चों को बड़ा कर लो, ट्रेड एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल में आएगा, ये ध्यान रखिए। पोस्टेज ये पीएनएल में आता है, सैलरी एक्सपेंस तो सारे P&L में आएंगे ना? नहीं भाई साहब, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आते हैं ना, वही तो हाँ सर, डायरेक्ट के अलावा मतलब ये जो ट्रेड और ये सब चीजें। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ट्रेड एक्सपेंस में लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ट्रेड में ट्रेड वर्ड ट्रेड में आ गया तो ट्रेडिंग में ले लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। हाँ यस सर। है ना, फिर स्टेशनरी के खर्चे हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, डिस्काउंट अलाउड जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना दिया, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। इसी के नीचे देखा जाए तो ये प्रॉफिट लॉस है, तो ये टोटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस ढंग से बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको सीओजीएस दिया हुआ, तो जब सीओजीएस दिया तो डायरेक्टली लिख देंगे हम, सीओजीएस डायरेक्टली लिख देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये वाला जो शीट में आपको दिखा रहा हूँ, इस शीट के आपको ट्रेडिंग अकाउंट और जो क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे करना। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सिर्फ वो बनाना है, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने ये जो ऊपर क्वेश्चन था ये वाला, ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखेंगे, और दूसरी इनकम, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीट्स, ये आपकी दूसरी इनकम है, तो आपको प्रॉफिट लॉस में लिखना है। बाकी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी राइटिंग ऑन द डेबिट साइड, वो आप डेबिट साइड लिखिए। तो ये आपका हो गया आपका प्रॉफिट लॉस। फिर ये इसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो ये मैंने एक बनाकर आपको दिया हुआ है। बनाकर कैसे, क्यों दिया, यहाँ पे मैंने अकाउंट्स के नाम लिख दिया, अमाउंट्स आपको भरने, ऐसा मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था कि आपको मालूम पड़ जाए कैसे लिखना है, कौन सा आइटम किधर आएगा, बस इसलिए, और कोई पर्पस नहीं। तो वो तो फॉर्मेट में दिया। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स और ये सब चीजें दे रखी है। यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ये सेल्स आ गई, ये नेट सेल्स आ गई, इसमें से सीओजीएस घटाया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
तो ये आपको बता रहे हैं कि प्रॉफिट हम एक्चुअल में निकालते कैसे। सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाया, नेट सेल्स आ गया। नेट सेल्स में से हमने सीओजीएस घटाया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाया, नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज हाउ इट इज। फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, नेट परचेज से घटा के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीओजी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये तुम फार्मूला जो पूछ रही थी आस्था, ये फार्मूला भी यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स। yes. तो ये कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको सीओजीएस कैलकुलेट करना है और फिर उसी इंफॉर्मेशन को आपको सीओजीएस कैलकुलेट करना है, फिर उसको आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में बनाना है। सीओजीएस कैलकुलेट करना है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सीओजीएस कैलकुलेट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सीओजीएस कैलकुलेट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं, वो यहाँ तक पहुंचेंगे तो हो जाएगा। So सीओजीएस निकालेंगे तो मतलब हमको फिर सिर्फ सेल्स ही लिखना पड़ेगा ना, और कुछ थोड़ी लिखना पड़ेगा? सीओजीएस के अंदर नहीं, आपको सीओजीएस से फॉर्मूला लगा लिया आपने, आपको वो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। आपने सीओजीएस निकालना और क्वेश्चन को करना है, मतलब कुछ ऐसे आ जाए। ये अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट सीओजीएस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो सीओजीएस निकाल लिया आपने, ये कैलकुलेशन दिखा दी आपने। यस सर। और फिर आप इस इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे कर सकते। नहीं तो फिर अगर सीओजीएस निकाल लिया तो डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, वो इसलिए कि आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, मुझे प्रैक्टिस के लिए दिया है, वो दिमाग में एकदम बैठ जाए आपको कि आपको स्कूल में सीओजीएस वगैरह नहीं आएगा लिखा हुआ, आपको डायरेक्टली वो देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे पूरा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सीओजीएस, क्योंकि सीओजीएस करके कोई अकाउंट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस में सीओजीएस नहीं आता। सीओजीएस करके फिर अकाउंट बनाए कैलकुलेशन के, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो वो चीज है अभी इतना। तो ये आपको शीट्स कुछ इस ढंग से करनी रहेगी। ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ और इसमें एक जो करेक्शन है वो करेक्शन कर दूंगा और आप इसको करेंगे। फिर आगे जैसे जैसे आती जाएगी दिक्कत हम देखते जाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसको मैंने कोशिश की है कि आपको एकदम से समझ में आ जाए। कुछ बाद में जो क्वेश्चन है वो ट्रेडिंग अकाउंट मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जो बाद के क्वेश्चन है उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों दिए मैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट बनाना, और इसका फॉर्मेट दिया है मैंने आपको, जिससे आपको मालूम रहे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, कैसे आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज, वेजेस, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो आपको क्या इन दोनों में अकाउंट में कनेक्शन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट हो जा रहा है। फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज हो रही है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो फिर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करेंगे? ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको आप कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे और इसमें से ड्रॉइंग्स आप लेस कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट होगी। तो बैलेंस शीट का ये टोटल आ गया और ये टोटल आ गया, ये दोनों टोटल सेम हो जाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है वो इससे मालूम पड़ जाएगा कि बैलेंस शीट का टोटल आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब एग्जाम में ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने, तो बच्चे सब अरे बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब वो क्या बताते हैं, अरे बैलेंस शीट टैली हो गया मतलब सब सही होगा, ऐसा मान के चला जाता है मोटे तौर पे। तो ये जब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पे आपको अकाउंट बनाना तो आप बना सकते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर तो क्लोजिंग स्टॉक फिर से क्यों आया? एक बार तुम ले चुके हैं ना? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे सीओजीएस निकालने के लिए घटाया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक फिर बाद में बैलेंस शीट में भी अपीयर होता है, क्योंकि एसेट है। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक तो एक ही जगह आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्लोज हो गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इस साल से नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अभी तक हमारी बुक्स में नहीं था। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट एक अकेला अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के बाद, इनकम स्टेटमेंट में लिखने के बाद ये अकाउंट ओपन होता है, खुलता है। बाकी जितने भी दूसरे अकाउंट्स हैं ये सारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक अकाउंट को हम बंद कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके,
परचेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं, कैरेज को बंद कर देते हैं, वेजेस को बंद कर देते हैं, सेल्स को बंद कर देते हैं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ऐसा है जो बंद नहीं होता है। ये तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ही यही होती है। अगर आपसे पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यही होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट साल के अंत में ये अकाउंट ऐसा है जो ओपन किया जाता है, खोला जाता है। इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाना है इस स्टॉक को, इसलिए खोला जाता है। बाकी सारे अकाउंट तो बंद ही होते हैं। जो ट्रायल, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पहले का अकाउंट थोड़ी है, तो आप ओपन कर रहे हैं। कुछ केसेस में होता है, वो केसेस की बात करेंगे बाद में। लेकिन हाँ, ये जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो स्टॉक भी तो हमारा एसेट होता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी तो हमारा एसेट ही होगा। तो फिर हम उसको इसमें क्यों लिखते हैं? इसमें तो एक्सपेंसेस लिखते हैं ना सिर्फ। देखिए क्या होता है, स्टॉक एसेट होता है और स्टॉक कब निकलता है? एंड ऑफ द ईयर। इस साल के सपोज आज 27 दिसंबर है, आज हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म, आज 31 दिसंबर मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। आज का जो मेरा स्टॉक है ये नेक्स्ट इस साल का एसेट है और नेक्स्ट ईयर का वो एक्सपेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर हम उसको बेच देंगे, तो जब बेच देंगे तो सीओजीएस में आ जाएगा, जब सीओजीएस में आ जाएगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक एसेट नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है। और जो आज क्लोजिंग है वो कल ओपनिंग हो जाएगा। तो वो एक ही दिन की एसेट है, वो बस एक दिन की एसेट है, जुगनू की तरह एक रात के लिए एसेट है वो, आज की एसेट है वो। और जहां 1 जनवरी आई वो एक्सपेंस होगी, क्योंकि अगले साल तो उसको बिकना है। समझे आप? तो जनरली हम लेमैन लैंग्वेज में स्टॉक को एसेट कह देते हैं, एंड जनरली स्टॉक एसेट होती है, वो कह देते हैं। लेकिन इट इज not all the stocks are assets. Only your closing stock is an asset. And the moment the closing stock becomes the opening stock, it becomes an expense. It is no more an asset. वो asset कहाँ रहता है? वो तो expense हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक फर्क है। तो ये शीट मैं भेजूंगा आपको, इस शीट को आपको करना है। और आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो पूछिए मुझसे। Any questions? मतलब सर, जब ओपनिंग स्टॉक परचेजेस बनता है तब वो एक्सपेंस होता है ना, लेकिन स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक परचेज नहीं बनता। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बन जाता है। The moment opening stock becomes a part of cost of goods sold, it becomes an expense. And opening stock has to be the part of cost of goods sold. अगर ओपनिंग स्टॉक भी नहीं बिका तो वो हिस्सा जो ओपनिंग स्टॉक का नहीं बिका वो सीओ क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक तो सीओजीएस ही है ना। वो अगर वो फिर भी एसेट है ओपनिंग स्टॉक, तो वो उसको क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिना क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बने वो एसेट नहीं हो सकती बिना ओपनिंग। ओके सर। हाँ, इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। आदित्य, समझ में आ रहा है तेरे को क्वेश्चन में जो डिस्कस कर रहा हूँ?